क्लास में आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आपको सीटेट सीडीपी के पेड नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पे आपको एक व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करके पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी नोट्स को परचेज कर चुके हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, गणितीय अवधारणाओं और गणना में कठिनाइयाँ किन छात्रों की विशिष्ट विशेषताएं हैं। ठीक है, देखिए जब भी बच्चों को मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हो, इसके साथ साथ जो कैलकुलेशन होती है, जो गणना होती है, उसको करने में दिक्कत आए तो बच्चे को वहाँ पर क्या होता है, डिसकैलकुलिया होता है। ठीक है, गुणज वैकल्य होता है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर बात करें डिसलेक्सिया की, यानी कि पठन वैकल्य क्या होता है, तो ये एक रीडिंग डिसऑर्डर होता है। इसमें बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आती है। जो वर्ड होते हैं ये बच्चों को रिवर्स दिखाई देते हैं। जैसे जो ए होगा ये बच्चों को इस तरीके से दिखाई देगा, बी इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, इसी तरह जो हिंदी के वर्ड होते हैं ये भी बच्चों को रिवर्स दिखाई देते हैं। ठीक है, उसमें बच्चा अंतर नहीं कर पाता है ना। तो ये पठन वैकल्य होता है, यानी कि रीडिंग डिसऑर्डर होता है। इसमें बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आती है। तो जब भी आपसे पूछे कि बच्चे को अगर पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो वहाँ पर क्या होगा, आपका डिसलेक्सिया होगा। ठीक है, इसके साथ साथ डिस्ग्राफिया की बात करें तो ये क्या होता है, लेखन वैकल्य होता है। इस बच्चे की जो राइटिंग होती है इलिजिबल राइटिंग होती है, यानी पढ़ने योग्य नहीं होती है। ठीक है, आप जिस बच्चे को डिस्ग्राफिया होगा अगर आप उसकी राइटिंग देखेंगे तो आप उसको पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि जो बच्चा होता है वो सही तरीके से वर्ड को लिख नहीं पाता है। लिखने संबंधी जो है बच्चों को दिक्कत होती है यहाँ पर। तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। ऑटिज्म यानी कि स्वालीनता क्या होता है, इसमें जो बच्चा होता है इसको कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है, संप्रेषण में दिक्कत आती है, क्योंकि जो बच्चा होता है ऑटिज्म वाला ये बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करता है, रिपीटेटिव बिहेवियर जो है प्रदर्शित करता है। तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। बट सारे पॉइंट ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रखा है, अर्थपूर्ण अधिगम में क्या सम्मिलित है। देखिए यहाँ पर मीनिंगफुल लर्निंग की बात की गई है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, पुरस्कार और दंड का प्रावधान। देखिए कभी भी बच्चे को पुरस्कार या फिर दंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब आप बार बार बच्चे को पुरस्कार देते हैं या फिर बार बार बच्चे को दंड दिया जाता है, फिर जो बच्चा चीज़ों को सीखता है फिर पुरस्कार को पाने के लिए सीखना शुरू कर देता है या तो दंड से बचने के लिए चीज़ों को सीखना शुरू कर देता है। तो ये बिल्कुल गलत तरीका होता है। ठीक है, और ये आपके सीटेट के एग्जाम के लिए एक निगेटिव टैग वर्ड भी होता है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। सेकंड क्या दे रखा है, एक दूसरे के साथ बातचीत करने के अवसर। बिल्कुल सही बात, जब आप बच्चे को अपॉर्चुनिटी देते हैं, अवसर देते हैं एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करने के लिए, तो बच्चा वहाँ पर दूसरे के विचार को भी जान सकता है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो अपना विचार होता है वो भी वहाँ पर रखता है। तो जो बच्चे के विचार होते हैं वो वहाँ पर ओपन एंडेड होते हैं, यानी बच्चा अपना भी विचार रखता है और दूसरे के विचार को भी जान पाता है। तो बच्चा जो है अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख पाता है। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी यहाँ पर। सी क्या दे रखा है, सीखने के तरीके पर विचार। बिल्कुल सही बात है कि जब आप अपने सीखने के तरीके पर विचार करते हैं तो आप अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख पाते हैं। मान लीजिए कि आज जो है आपने सीटेट का मॉक टेस्ट लगाया और उसमें आपके यहाँ पर 80 नंबर आए। ठीक है, तो आप इस पर जो है थिंकिंग कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि अच्छा मेरे 80 नंबर ही क्यों आए। ठीक है, मैंने कहाँ पर गलती कर दी, कौन से क्वेश्चन जो है नहीं सॉल्व किए। तो आप क्या कर रहे हैं, अपनी सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख रहे हैं, जो आपने सीखा उस पर एनालिसिस कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। तो ये भी आपके सीखने में हेल्प करती है। तो ये भी बात आपकी यहाँ पर सही हो जाएगी। डी ऑप्शन क्या है, साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा के अवसर। देखिए कभी भी बच्चों के बीच में कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा नहीं कराना चाहिए, क्योंकि इससे होता क्या है कि जो बच्चा होता है उसका ध्यान फिर एक दूसरे से अच्छा स्कोर लाने पर चला जाता है ना, उसका सीखने पर ध्यान नहीं रहता है। तो इसलिए जो कंपटीशन की भावना होती है, जो प्रतिस्पर्धा की भावना होती है, ये बच्चों के अंदर उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत चीज़ होती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन भी नहीं होगा, और ये आपके एग्जाम के लिए एक निगेटिव टैग वर्ड भी होता है ना। अब देखिए यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में सीबीएसई के द्वारा गलती की गई थी। यहाँ पर जो है उन्होंने 2 ऑप्शन सही दे रखे थे और जो आपके ऑफिशियल आंसर किया है उसमें 2 ऑप्शन सही माने गए। ठीक है, तो यहाँ पर बी और सी आपका दोनों ही सही हो जाएगा। कुछ क्वेश्चनों में जो है आपके सीबीएसई की तरफ से गलती की जाती है, जहाँ पर आपको 2 ऑप्शन या तो सही देखने को मिलेंगे या फिर जो ऑप्शन होता है उसमें जेड देखने को मिलता है, जिसका मतलब होता है कि सभी को जो है कॉमन नंबर मिले है ना। तो ऐसा कुछ ही क्वेश्चन में होता है, लगभग 1 से 2 क्वेश्चन में होता है पूरे सेट में। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, समावेशी शिक्षा में केवल विशेष बच्चे ही लाभान्वित होते हैं। देखिए ये कहना यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है, जो समावेशी शिक्षा होती है, इसमें सभी प्रकार के बच्चे को लाभ मिलता है। ठीक है, चाहे बच्चा जो है वंचित पृष्ठभूमि से हो या फिर बच्चा जो है गिफ्टेड हो,
प्रतिभाशाली बच्चा हो या फिर बच्चा सामान्य हो, दृष्टि बाधित हो, श्रवण बाधित हो, सभी प्रकार के बच्चों को यहाँ पर लाभ मिलता है। क्योंकि समावेशन का मतलब ही होता है कि सभी प्रकार के बच्चों को इंक्लूड करना, समाहित करना। बट यहाँ पर जो एजुकेशन दी जाती है वो कैसे दी जाती है, एज पर नीड एजुकेशन दी जाती है। ठीक है, जैसे बच्चे को ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग बच्चे को चीज़ें भी प्रोवाइड की जाती है ना। तो यही बात कहती है आपकी समावेशी शिक्षा। बट यहाँ पर जो अजेशन दे रखा था, जो कथन दे रखा था, उसमें कह रखा था कि समावेशी शिक्षा में केवल विशेष बच्चे ही लाभान्वित होते हैं। तो ये कहना यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, क्योंकि जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है इसमें सभी प्रकार के बच्चे जो है लाभान्वित होते हैं, है ना। इसका रीज़न क्या है, समावेशी शिक्षा की अवधारणा इस दर्शन पर आधारित है कि केवल कुछ बाधित वाले शिक्षार्थियों की ज़रूरत को ही पोषित किया जाए। देखिए ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या सामान्य बच्चों को ज़रूरत नहीं हो सकती? सभी बच्चों को कुछ ना कुछ ज़रूरतें होती हैं। ठीक है, क्योंकि सभी बच्चे का जो सीखने का तरीका होता है वो एक जैसा नहीं होता है। कुछ बच्चे जो है अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से कम टाइम में चीज़ों को समझ जाते हैं, बट कुछ बच्चे होते हैं जो कि 2 से 3 बार बताने पर, ठीक है, बहुत ही लंबे टाइम के बाद चीज़ों को सीखते हैं, है ना। तो जो श्रवण बाधित बच्चा है, जो दृष्टि बाधित बच्चा है, जो गिफ्टेड चाइल्ड बच्चा है, ठीक है, तो बच्चे की ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड करना, ये कहती है आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन। मान लीजिए कि जो दृष्टि बाधित छात्र है तो उसको देखने में दिक्कत हो रही है अब, तो वहाँ पर बच्चे के लिए ब्रेल लिपि जो होती है, जो कि जो दृष्टि बाधित छात्र होते हैं उनके लिए डिज़ाइन की जाती है, उसके थ्रू बच्चे को पढ़ाया जाए। या फिर जो स्पर्श करने वाली चीज़ें होती हैं वो बच्चे को प्रोवाइड की जाए, जो ऑडियो बुक होती हैं वो बच्चे को प्रोवाइड की जाए, है ना। इसके अलावा अगर श्रवण बाधित छात्र है तो उसको यहाँ पर बच्चा सुन नहीं सकता चीज़ों को, बट देख तो सकता है, तो चित्रात्मक चीज़ें बच्चे के सामने प्रस्तुत की जाए, है ना। इस तरह एक जो नॉर्मल बच्चा है, जो सामान्य बच्चा है, जो कि चीज़ों को नहीं सीख पा रहा है, उसके लिए जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं उनका यूज किया जाए, ताकि सभी बच्चे जो है चीज़ों को सीख सकें। तो इसी पे आपकी आधारित है समावेशी शिक्षा। ये सभी को इंक्लूड करने की बात करती है, समाहित करने की बात करती है, चाहे बच्चा कैसा भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही बातें गलत दे रखी थी, ए और आर। कि आर में कह रहा था केवल कुछ बाधित वाले शिक्षार्थियों की ज़रूरतों को पोषित करती है, नहीं, सभी विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पोषित करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ए और आर दोनों गलत हो जाएंगे, तो ए और आर दोनों गलत है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है, वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों का समायोजन करने के लिए शिक्षकों को किसका पालन करना चाहिए। देखिए जो वंचित पृष्ठभूमि के छात्र होते हैं, मान लीजिए कि जो बच्चा है उसकी फैमिली में कोई एजुकेटेड ही नहीं है, ठीक है, बच्चा ही सिर्फ जो है पहली बार एजुकेशन लेने के लिए क्लासरूम में आ रहा है, तो क्या उसको समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए, समाज से ही निकाल देना चाहिए? फिर तो बच्चा चीज़ों को सीख ही नहीं पाएगा, क्योंकि समाज में रह कर के ही आप चीज़ों को सीख सकते हैं, है ना। तो ये बिल्कुल गलत चीज़ हो जाएगी, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा ही नहीं। सामाजिक हास्यीकरण, ठीक है, यानी बच्चे का मजाक उड़ाना समाज में, है ना, तो ये बहुत ही गलत हो जाएगा, ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ पर मानकीकृत पाठ्यक्रम, यानी हम क्या करें, पाठ्यक्रम को बिल्कुल फिक्स्ड कर दे, चाहे बच्चा कहीं से भी आ रहा है, ठीक है, बच्चे की ज़रूरत कैसी है, हम पाठ्यक्रम में चेंज ही ना लाएं, तो ये भी बिल्कुल गलत तरीका होता है। जैसी बच्चे की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग जो पाठ्यचर्या होती है उसको फ्लेक्सिबल बनाइए, लचीला बनेगा, उसमें चेंज भी लाइए, ठीक है। अगर बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं आप उनका यूज कीजिए, अलग मेथड से बच्चे को समझाइए, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन भी नहीं होगा। और जो मानकीकृत वर्ड है ना, ये क्या होता है आपके एग्जाम के लिए एक नेगेटिव टैग वर्ड होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। विभेदित निर्देश, विभेदित निर्देश का मतलब क्या होता है, यानी बच्चे को अलग अलग तरीके से निर्देश देना, डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन देना, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर जो बच्चा है वो चीज़ों को नहीं सीख पा रहा है और जो दूसरा बच्चा है वो चीज़ों को सीख पा रहा है, ठीक है। एक ही क्लासरूम में एक बच्चा यहाँ पर जल्दी चीज़ों को सीख गया और एक बच्चा जो कि सीखने में टाइम ले रहा है, उसको मतलब सीखने में दिक्कत आ रही है, तो इस बच्चे पर जो है आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए, है ना। उसको जो है अलग मेथड से समझाइए, अलग तरीके से समझाइए, ताकि सभी बच्चे जो है सीख सके। देखिए जो आपकी एनईपी है, एनसीएफ है, जो रचनावाद है, वो यही कहता है कि हर एक बच्चा सीख सकता है, हर एक बच्चे में सीखने की जिज्ञासा होती है, ठीक है, क्यूरियोसिटी होती है, बट बच्चे को अगर उसके अकॉर्डिंग चीज़ें प्रोवाइड की जाए, ठीक है। तो आपको ये सारे पॉइंट ध्यान रखने, डी ऑप्शन राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखते हैं, पर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक गतिक विकलांगता, देखिए जो विकलांगता वर्ड है इसका अब यूज नहीं करना है। जो आरटी है वो क्या कहती है कि हमें विकलांगता की जगह पर दिव्यांगता शब्द का यूज करना है, ठीक है। तो आरटी के नियम के अगेंस्ट है जब आप विकलांगता वर्ड यूज कर रहे हैं, तो ये आपका यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर दिव्यांगता होगा। से जूझते विद्यार्थियों के लिए गतिशीलता सहायक तकनीक का उदाहरण है। अब देखिए जो बच्चा है यहाँ पर उसको क्या है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है ना, यानी कि बच्चों को शारीरिक गतिक दिव्यांगता है।
तो ऐसे बच्चे को कौन सी सहायक ऐसी तकनीक होगी जो कि हेल्प करेगी, सहायता करेगी? तो यहाँ पर क्या होगा? व्हील चेयर, पहिया कुर्सी। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। लार्ज प्रिंट्स बुक्स यानी कि बड़ी मुद्रण वाली किताबें। तो देखिए जो बड़ी मुद्रण वाली किताबें होंगी ये किस बच्चे को हेल्प करेंगे? जो बच्चा जो है आंशिक रूप से चीज़ों को देख पा रहा होगा, ठीक है। तो जो उसमें लेटर होंगे वो बड़े बड़े लिखे होंगे, है ना, तो बच्चा वहाँ पर चीज़ों को सीख पाएगा। जो बच्चा जिस बच्चे को थोड़ी बहुत चीज़ें दिखाई दे रही हैं यानी कि बच्चा आंशिक रूप से चीज़ों को देख पा रहा है, तो ये उस बच्चे के लिए हेल्पफुल होंगी। लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले बच्चे के लिए नहीं। तो ये तो ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। शब्द भविष्यवाणी वाला सॉफ्टवेयर। देखिए जो शब्द भविष्यवाणी वाला सॉफ्टवेयर है तो जो बच्चा देख नहीं सकता है ना, ये उस बच्चे के लिए ही हेल्पफुल होंगी, ठीक है। इसके अलावा स्पर्श सामग्री यानी जो टेक्टाइल मटेरियल्स होते हैं ये किस बच्चे के लिए हेल्पफुल होगी? जो बच्चा दृष्टिबाधित होगा यानी जो बच्चा देख नहीं सकता चीज़ों को, तो वो स्पर्श करके चीज़ों को सीख सकता है। जैसे जो ब्रेल लिपि आपकी होती है ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए डिज़ाइन की जाती है, इसको बच्चा स्पर्श करके सीखता है ना। तो ये जो तीनों मटेरियल है किस बच्चे को हेल्प करेंगे? जो बच्चा दृष्टिबाधित है यानी कि जो बच्चा जो है सही तरीके से चीज़ों को देख नहीं पा रहा है ना। बट यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जो कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले छात्र को हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, व्हील चेयर यानी कि पहिया कुर्सी। यहाँ पर क्वेश्चन है बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए जो बच्चे का सोशलाइजेशन होता है, जो सामाजिकरण होता है, इसके दो फैक्टर होते हैं, दो कारक होते हैं। एक तो होता है आपका प्राथमिक कारक जिसको मुख्य एजेंसी भी कह देते हैं, है ना, या फिर प्राइमरी सोशलाइजेशन, और एक होता है आपका द्वितीय कारक यानी कि सेकेंडरी सोशलाइजेशन, ठीक है। अब प्राथमिक कारक में क्या आता है? परिवार, क्योंकि यहीं से जो है बच्चे के सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। सबसे पहले बच्चा परिवार में ही जन्म लेता है, फिर उसके बाद में जो उसके पेरेंट्स होते हैं, जो उसके दादा दादी होते हैं, जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वहाँ से चीज़ों को सीखना शुरू करता है। तो परिवार क्या होता है? सामाजिकरण का प्राथमिक कारक होता है, मुख्य एजेंसी होती है। इसके अलावा जो द्वितीय कारक होता है जिसको गौड़ वाहक भी कह देते हैं, है ना। तो फिर परिवार के बाद में बच्चा जो है स्कूल से चीज़ों को सीखता है, मीडिया से चीज़ों को सीखता है, धर्म से चीज़ों को सीखता है, अपने आसपास के समाज से चीज़ों को सीखता है, ठीक है, संस्कृति से चीज़ों को सीखता है। तो ये सारे जो फैक्टर होते हैं द्वितीय कारक के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है? समकक्षीय सामाजिकरण के प्राथमिक कारक है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी जो आपके साथ में आपके क्लास में पढ़ते हैं जो समकक्षी हैं वो क्या सामाजिकरण के प्राथमिक कारक होते हैं? नहीं, द्वितीय कारक होते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर नहीं होगा। और परिवार सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो फैमिली होती है, जो परिवार होता है, ये क्या होता है? सामाजिकरण का प्राथमिक कारक होता है। तो ये तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल गलत दे रखा है। बी ऑप्शन है परिवार एवं जनसंचार दोनों सामाजिकरण के द्वितीय कारक है। ये भी कहना यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो जनसंचार है ये सामाजिकरण का द्वितीय कारक है, बट परिवार जो है क्या है? सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो ये भी नहीं होगा। विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। बिल्कुल सही बात। सी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखा है। परिवार क्या होता है? प्राथमिक कारक होता है, और जो स्कूल होता है, जो विद्यालय होता है, ये क्या होता है? द्वितीय कारक होता है। डी ऑप्शन है विद्यालय सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षीय सामाजिकरण के द्वितीय कारक है। ये भी कहना गलत हो जाएगा। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो प्राथमिक कारक होता है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, उसको नोट अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। जो प्राथमिक कारक होता है इसमें आपका एक ही आता है, परिवार, फैमिली, ठीक है। बाकी जितने भी आपके फैक्टर होंगे वो आपके द्वितीय कारक के अंतर्गत चले जाएंगे, ठीक है। तो प से आपका हो जाएगा प्राथमिक और प से परिवार, ठीक है। बट यहाँ पर एक बार आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, आस पड़ोस, ठीक है, आस पड़ोस। अगर आस पड़ोस की यहाँ पर बात करें तो देखिए ये आपका प्राथमिक कारक के अंतर्गत भी आ जाता है और द्वितीय कारक के अंतर्गत भी आ जाता है, ठीक है। तो कभी कभी सीटेट वाले क्या करते हैं, इसको द्वितीय कारक के अंतर्गत काउंट कर लेते हैं, कभी कभी आपको प्राथमिक कारक के अंतर्गत देखने को मिल जाता है ना। तो जिस भी ऑप्शन के साथ में आपको दे रखा हो, ठीक है, जब इससे क्वेश्चन आएंगे तो मैं आप लोगों को वहाँ पर कराऊंगी, तो आप लोग इसको लेकर के डाउट में मत रहिए। सिर्फ इतना याद कर लीजिए कि प्राथमिक कारक में जो फैमिली होती है वही सिर्फ आएगी, ठीक है। हमेशा प्राथमिक कारक की बात हो तो उसमें फैमिली आपकी आएगी ही आएगी, ठीक है, कंपल्सरी है बिल्कुल, ठीक है। बट आस पड़ोस जो है आपका द्वितीयक में भी आ सकता है और प्राथमिक में भी आ सकता है, ठीक है। तो जब ऑप्शन जो है आपको उसके अकॉर्डिंग मिलेंगे वहाँ पे, तो वहाँ पर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि जो आस पड़ोस है ये प्राथमिक में काउंट करना है या फिर द्वितीयक में काउंट करना है ना। तो यहाँ पर आस पड़ोस की बात ही नहीं हुई थी, तो यहाँ पर सिंपल हमें पता चल गया कि सी ऑप्शन करेक्ट है। तो क्वेश्चन क्या है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है?
फर्स्ट ऑप्शन है विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। देखिए जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, ये माँ के गर्भ से शुरू होता है और जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक निरंतर चलता रहता है। ठीक है, तो केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। सेकेंड क्या है, विकास बहुआयामी होता है, बिल्कुल सही बात है। सेकेंड ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विकास जो है कई आयामों में होता है, मल्टी डायरेक्शन होता है। ठीक है, हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है यानी कि शारीरिक विकास होता है, संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है और इसी के अंदर आपका जाता है इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि संवेगात्मक विकास। ठीक है, तो जो हमारा विकास होता है ये कई आयामों में होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, मल्टी डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। सी क्या दे रखा है, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, ये कहना यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए जो विकास का समय होता है, जो विकास की दर होती है, जो रेट होती है, ये क्या होती है हर संस्कृति में, ठीक है, हर बच्चे में अलग अलग होती है। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो है बहुत ही फास्ट ग्रोथ करते हैं, 1 से 1.5 साल में उनको चलना भी आ जाएगा, बोलना भी आ जाएगा। ठीक है, वहीं पर कुछ बच्चे होते हैं जो को चलने बोलने में, ठीक है, 2 से 3 साल का समय लग जाता है, 4 साल तक का समय लग जाता है ना। तो यहाँ पर जो विकास की दर होती है ये हर बच्चे में अलग अलग होती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। डी ऑप्शन क्या है, विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो विकास होता है हमारा, जो डेवलपमेंट होता है, ये हमारे फैमिली से भी होता है, समाज से भी होता है। ठीक है, स्कूल से भी होता है, मीडिया के थ्रू भी होता है ना। तो क्या सिर्फ जो विद्यालय में अधिगम दिया जाता है हम उन्हीं से चीज़ों को सीखते हैं, उससे ज़्यादा तो हम अपनी फैमिली से सीखते हैं, समाज से सीख लेते हैं, है ना। तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, यानी बच्चों का जो है योग्यता आधारित समूह बना दे, है ना। तो ये बिल्कुल गलत तरीका होता है, यानी बच्चों को वर्गीकृत कर दे, अलग थलग कर दे। ठीक है, जबकि जो बच्चे होते हैं उनको इंक्लूड करना चाहिए, समाहित करके जो एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये तो ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा ही नहीं। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, बिल्कुल सही बात है। जो बच्चों के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, बच्चे को सीखने में हेल्प करती हैं। ठीक है, हर एक बच्चा जो है दूसरे बच्चों से कुछ ना कुछ चीज़ों को सीखता है, क्योंकि हर बच्चे का जो है सोचने समझने, चीज़ों को जो करने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या बच्चे की प्रक्रिया में जो बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभिन्नता, ये बाधा डालती है? नहीं, बच्चे को सीखने में हेल्प करती है ना। अध्यापक के पक्ष पर असफलता, ये भी बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन दे रखा है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे कि क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। ले वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना, फर्स्ट ऑप्शन है, छात्रों में प्रत्याहार निकाश प्रवृत्ति पैदा करती है। देखिए ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए जो बच्चे को संकेत या फिर इशारे दिए जाते हैं, बच्चे को सीखने में हेल्प करती है। ठीक है, और इसकी बात कौन करता है, ले वाइगोस्की कहते हैं। ये क्या कहते हैं कि अगर बच्चे को कहीं पर सीखने में दिक्कत आ रही है, मान लीजिए बच्चा कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, ठीक है, और वो क्वेश्चन बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे सॉल्व करें, तो आप बच्चे को थोड़ा सा हिंट दीजिए, संकेत दीजिए, ताकि बच्चा जो आगे के पॉइंट है उनको खुद सॉल्व कर सके। ठीक है, मान लीजिए बच्चा कोई स्किल्स सीख रहा है, ठीक है, और बच्चे को वहाँ पर कोई थोड़ी सी दिक्कत हो गई है ना, तो बच्चे को उसको थोड़ा सा हिंट दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा संकेत दीजिए, ताकि बच्चा जो उन चीज़ों को खुद सॉल्व करे। तो ये बच्चे को सीखने में हेल्प करती है ना। निष्कास प्रवृत्तियाँ पैदा करती हैं, तो ये गलत हो जाएगा, नहीं, बच्चे को सीखने में हेल्प नहीं करती है, तो ये कहना गलत है। अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, नहीं, ये अर्थपूर्ण होती है, ठीक है, मीनिंगफुल होती है, तो ये भी नहीं होगा आपका। बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित निष्प्रेरित करेगी, फिर से वही निष्प्रेरित की बात हो गई। बच्चे को अधिगम प्रक्रिया के लिए जो है प्रेरित करती हैं, अनुप्रेरित या फिर निष्प्रेरित नहीं करती हैं। अधिगम के लिए पाढ़ आधारभूत संरचना का काम करेंगे, बिल्कुल सही बात, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो बच्चे को संकेत और इशारे दिए जाते हैं उसी का नाम जो है ले वाइगोस्की ने क्या दे रखा है, पाढ़, ठीक है, या फिर इसी को ढांचा भी कहते हैं, या फिर इसी को आलम्बन, मचान के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो अलग अलग नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, बट इंग्लिश में आपका एक ही वर्ड देखने को मिलेगा, स्कैफोल्डिंग। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं। पिता का यह कथन, देखिए जो इस तरीके के कथन होते हैं कि लड़के रोते नहीं, लड़कियां ही रो सकती हैं, लड़कियां ही कमज़ोर होती हैं, ठीक है, लड़के स्ट्रांग होते हैं, ये किसको प्रदर्शित करता है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को। ठीक है, जो कि हमारे समाज में जो रूढ़िबद्ध धारणाएं चली आ रही है, जो कि बहुत पहले से चली आ रही है ना, इसी चीज़ को प्रदर्शित करता है। ठीक है, क्या जो लड़के होते हैं उनके अंदर इमोशंस नहीं होते, क्या वो रो नहीं सकते? ठीक है, क्या जो
लड़कियाँ होती हैं क्या वो स्ट्रांग नहीं होती, मजबूत नहीं होती, है ना। तो ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी किसी कार्य को, ठीक है, या फिर किसी एक चीज़ को किसी एक विशेष जेंडर के साथ में रिलेट करना ये बिल्कुल गलत तरीका होता है, ठीक है। तो ये आपका किसको प्रदर्शित करता है, जेंडर स्टीरियोटाइप को, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लैंगिक भेदभाव को कम करता है। देखिए यहाँ पर कम नहीं किया जा रहा है भेदभाव को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ पर तो सीधे कहा जा रहा है कि जो लड़कियाँ होती हैं वही रोती हैं, लड़के नहीं रोते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये आपका नहीं होगा। लैंगिक समानता को बढ़ावा देते, देखिए समानता को बढ़ावा नहीं दे रहा है यहाँ पर, तो समानता की बात ही नहीं की जा रही है। समानता की बात तो तब होती जब लड़के भी रो सकते हैं और लड़कियां भी रो सकती हैं, दोनों के अंदर इमोशंस होते हैं, है ना। लड़के भी जो है मैथ्स में अच्छे हो सकते हैं और लड़कियां भी मैथ्स में अच्छी हो सकती हैं, क्योंकि जो मैथ है वो कोई सब्जेक्ट है, ठीक है। कोई जेंडर से रिलेट करना उसे बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो ये आपका नहीं होगा। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। लैंगिक रूढ़िवादित्वों को चुनौती देता है, देखिए चुनौती नहीं दे रहा है यहाँ पर, चुनौती तब देता जब यहाँ पर कहा जाता है कि लड़के रो सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर कहा जा रहा है कि लड़के रो ही नहीं सकते, जो कि हमारे समाज में जो धारणाएं चली आ रही हैं उन्हीं को फॉलो किया जा रहा है, तो ये आपका यहाँ पर नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, बिल्कुल सही बात। फर्स्ट ही ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम है वो क्या कहती है कि बच्चों को जो है ज्ञान की संरचना के लिए अवसर देने चाहिए, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि बच्चा जो है अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख सके। जो प्रगतिशील कक्षा है जिसके कि जनक कौन कह जाते हैं, जॉन डेवी कह सकते हैं, और ये क्या कहते हैं कि बच्चा जो है लर्निंग बाय डूइंग करे, यानी कुछ एक्टिविटी करके चीज़ों को सीखे, चीज़ों के बारे में जाने। तो फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट है। विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना, देखिए कभी भी बच्चों को नामांकित या फिर अलग थलग वर्गीकृत करने की बात आए तो वो ऑप्शन आपका होगा ही नहीं, आपके एग्जाम के लिए एक निगेटिव वर्ड होता है ना। सी ऑप्शन है। अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। देखिए जो पाठ्यक्रम होना है, ठीक है, ये कैसा होना चाहिए, अटल नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी अटल पाठ्यक्रम की बात की जाए तो ये भी आपके एग्जाम के लिए एक निगेटिव वर्ड है, तो ये भी नहीं होगा। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, फिर से वही बात आ गई, ठीक है। कंपटीशन को बढ़ावा देना, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि जो कंपटीशन कराया जाता है बच्चे का, फिर जो बच्चे का ध्यान होता है वो नंबर पर चला जाता है, ठीक है। यानी कि एक दूसरे से अच्छा स्कोर करने में बच्चा जो है लग जाता है, तो ये भी नहीं होगा। इस तरीके की भावना बच्चे के अंदर डेवलप नहीं करनी है। तो डी ऑप्शन भी करेक्ट, सॉरी डी ऑप्शन भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके आज के क्वेश्चन कैसा लगे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर देगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो आगे की क्लासेस है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। इससे रिलेटेड आपके कोई डाउट हो, कुछ क्वेश्चन रह जाते हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया हो, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होंगे, बट फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर के भेज सकते हैं। मैं उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरीके से और भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।